और आर्चियोबैक्टीरिया में जो देखते हैं हम लोग, इसमें हम लोग बात कर रहे हैं क्या आर्चियोबैक्टीरिया के बारे में कि है ना एनी एनी टाइप्स ऑफ है ना एनी टाइप्स ऑफ कंडीशन, किसी भी कंडीशन में ये सरवाइव करता है। मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा ये है कि सर कैसे सरवाइव करता है, हाउ दे मैनेज, है ना, हाउ दे है ना अडेप्ट, ये कैसे अडेप्ट करता है किसी भी इलाका में। तो हम तुमको 3 कारण दिए थे। पहला कारण क्या था कि इसके पास सेल वॉल में जो है ना, सेल वॉल नॉट कंटेन पेप्टाइडोग्लाइकेन, याद आ रहा ना, नॉट कंटेन पेप्टाइडो पेप्टाइडोग्लाइकेन, ये सबसे ट्विस्टेड लाइन है कि इसके पेप्टाइडोग्लाइकेन नहीं होने की वजह से इसका सेल वॉल हाईली फ्लेक्सिबल होता है। ठीक है, सेल वॉल नॉट कंटेन पेप्टाइडोग्लाइकेन, दैट्स वाई, है ना, इसका दैट्स वाई आपको दैट्स वाई है ना, सेल वॉल सेल ऑफ आर्चियोबैक्टीरिया आर्चियो आर्चियोबैक्टीरिया क्या होता है, हाईली फ्लेक्सिबल होता है ना। आर्चियोबैक्टीरिया जो देखते हैं हाईली फ्लेक्सिबल दिखाई देता है जी। ठीक है, फ्लेक्सिबल आपको ये होता है जी। ठीक है, फ्लेक्सिबल है ना, फ्लेक्सिबल होता है ये। मतलब कल हम बताए थे ना उस दिन कि जैसे आर्चियोबैक्टीरिया ये उसका सेल वॉल है, तो जितने भी बैक्टीरिया सबके पास ये होता है, क्या नाम है, सबके पास आपको ये देखने को मिलेगा, क्या नाम है, आपको पेप्टाइडोग्लाइकेन देयर सेल वॉल। पर आर्चियोबैक्टीरिया के सेल वॉल में पेप्टाइडोग्लाइकेन नहीं होता है। इसलिए अगर बाहर से कोई रेसिस्टेंट क्रिएट करता है तो उस रेसिस्टेंट की वजह से अपने शेप को चेंज कर लेता है। मान लिया ऐसा हो गया, तो भाई इसको दिक्कत क्या है, मतलब अपने सेल वॉल को जरूरत के हिसाब से बदल लेगा, तो दिक्कत नहीं होगा। जस्ट लाइक वो जो आपको कभी कोई जेली चीज पे या कोई बाउंसिंग चीज पे तुम कुछ मारते हो ना मुक्का, तो तुम्हारा पूरा उसका शेप चेंज हो जाता है, मतलब उसको फटने का ना जरूरत पड़ेगा। लेकिन सख्त रहेगा कोई चीज तो उसको तुम बार बार पंच मारिएगा या बार बार उसको टॉर्चर कीजिएगा तो टूट सकता है। पर इसका सेल वॉल फ्लेक्सिबल होने के कारण अपने आप को बहुत तरीके से क्या करता है ना, रेसिस्ट कर लेता है। ये उसका एक पहला खासियत था। दूसरा खासियत क्या था कि इसके सेल वॉल है ना, आपको सर इसके पीएम में क्या होता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। पीएम कंटेन मेम्ब्रेनस ब्रांच लिपिड, मेम्ब्रेनस मेम्ब्रेनस ब्रांच लिपिड भी ये रखता है जी। ठीक है, इसके प्लाज्मा में क्या देखते हैं हम लोग, है ना, आपको चर्बी का एक बड़ा परत सा होता है। फिंगर टिप्स का एक क्वेश्चन है कि जब इसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन देखिए ना आर्चियोबैक्टीरिया, इसका सेल वॉल है, इसका ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन हुआ, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन चर्बी का एक है ना परत बाय परत बना होता है, लेयर बाय लेयर बना होता है जी। ठीक है, इस पे जो लिपिड का जो लेयर देखिएगा, है ना, लेयर बाय लेयर दिखाई देगा जी। ठीक है, एक परत होगा, फिर दूसरा परत होगा, ऐसे करके बहुत सारा लेयर बाय लेयर आपको इसमें आपको दिखाई देगा जी। ठीक है, जो इसको क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है आपको बाहर के एनवायरमेंट से। ठीक है, लिपिड का क्या होता है सर, आपको यहाँ पे लिपिड का लेयर होता है जी। ठीक है, जो इसको है ना आपको नहीं के बचाता है सर आपको बाहर के एनवायरमेंट से। तुम सब जानते हो चर्बी क्या करता है, इंसुलेटर का काम करता है ना, मतलब एक गर्मी को बाहर के चीजों से उसको बचाता है। यहाँ भी वही बात होगा कि इसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन में चर्बी का एक परत होता है जो इसको क्या करता है, इंसुलेट करता है ना, प्रोटेक्ट है ना फ्रॉम प्रेशर, है ना, प्रोटेक्ट करता है सर आपको, प्रोटेक्ट फ्रॉम प्रेशर, है ना, प्रेशर से बचाएगा, कोल्ड से बचाएगा, हीट से बचाएगा, प्रेशर कोल्ड हीट ईटीसी, यानी कि किसी भी तरीके से ये बचा के देता है इसको जी। ठीक है, पल्ले पर आजम क्या लचा है। और तीसरा कारण क्या था, देखिए एक बार याद कीजिए सब आदमी, हम आपको बताए थे ना कि ऐसे अगर हम लोग हाथ रखे हुए और डीएनए यहाँ पे ऐसे है और कुछ नहीं डीएनए में है, तो हाथ ऐसे करोगे डीएनए गिर जाएगा, है ना। लेकिन हम लोग कहे थे क्या कि हम लोग का जो डीएनए होता है, यूकार्योटिक सेल का जो डीएनए होता है, हिस्टोन प्रोटीन से बाइंडेड होता है, याद आ रहा है। मतलब तीसरा फैक्टर यहाँ लिखेंगे, जगह नहीं तो थोड़ा सा मिटा रहे हैं। और याद करो कि जब अब बैक्टीरिया को देखिएगा सर, आप प्रोकार्योटिक सेल को देखिएगा, प्रोकार्योटिक सेल को, तो प्रोकार्योटिक सेल में क्या देखते हैं, उसका डीएनए है ना ऐसे लपझाया रहेगा और इस पे कोई प्रोटीन का कोई आपको कवर नहीं होता है। हालांकि मीसोसोम इसको पकड़ के रखता है, पर फिर भी सर उतना परफेक्ट शेप में नहीं है। लेकिन हम लोग में देखिएगा, हम लोगों में जो क्रोमोजोम देखते हैं हम लोग ऐसे, इस पे जो डीएनए देखते हैं इस तरह से, तो डीएनए को पकड़ के रखता है सर कौन, यहाँ पे हम लोगों में डीएनए को पकड़ के रखता है हिस्टोन प्रोटीन। हिस्टोन प्रोटीन जो देखते हैं हम लोग, हिस्टोन प्रोटीन, वो इसको क्या करता है, पकड़ के रखता है जी। ठीक है, इस वजह से आप दाएं घूमिए बाएं घूमिए, आपका डीएनए अपने जगह पे मेंटेन रहता है, क्योंकि हिस्टोन प्रोटीन क्या करता है, स्टेबल करके रखता है डीएनए को। तो सर अच्छी बात हुआ ना। तो आर्चियोबैक्टीरिया में है ना आपको हिस्टोन प्रोटीन देखने को मिलेगा। आर्चियोबैक्टीरिया आर्चियोबैक्टीरिया के पास क्या होता है, आर्चियोबैक्टीरिया
कंटेन हिस्टोन प्रोटीन, कंटेन हिस्टोन प्रोटीन। हिस्टोन प्रोटीन रखता है सर, जिस वजह से सर ये क्या होता है, हाईली स्टेबल होता है जी, ठीक है। हिस्टोन प्रोटीन इसको स्टेबल बना के रखता है जी। दिमाग लग रहा है हम क्या बोल रहे हैं? हिस्टोन प्रोटीन। 3 पॉइंट लिख रहे हैं जी, तीनों पॉइंट एनसीईआरटी में नहीं लिखा हुआ है, एक पॉइंट एनसीईआरटी 12th में लिखा हुआ है मेम्ब्रेनस ब्रांच लिपिड का। बाकी 2 पॉइंट हम आपको पढ़ के समझाएं कि आर्चियोबैक्टीरिया क्यों सर्वाइव कर जाता है, ठीक है। लेकिन तुमसे हम ये पूछे कि आर्चियोबैक्टीरिया में क्या यूनिक बात क्या है, ठीक है, इस पे गौर करते हैं हम लोग आज, है ना। आर्चियोबैक्टीरिया सर, है ना, यूनिक क्या है ना। मन में बहुत सारा सवाल उठेगा कि सर आप तो मोनेरा के बारे में बोले थे, और मोनेरा का सारा फीचर एक जैसा होता है, तब ना मोनेरा को मोनेरा में रख रहे हैं। याद कीजिए सब आदमी, आपके एनसीईआरटी बुक में मोनेरा को 2 हिस्सों में बांटा है। मोनेरा को जब देखते हैं हम लोग, ये 2 हिस्सों में बांटा गया है, और पहला हिस्सा क्या है? पहला हिस्सा है आपको आर्चियोबैक्टीरिया, आर्चियोबैक्टीरिया। दूसरा हिस्सा कौन है ना, यूबैक्टीरिया। आर्चियोबैक्टीरिया और यूबैक्टीरिया, ये 2 हिस्सा में इसको बांटा गया है जी, ठीक है। आर्चियोबैक्टीरिया को जब देखते हैं हम लोग, है ना, आर्चियोबैक्टीरिया को जब आप देखिएगा, इसको जब हम लोग बात करते हैं आर्चियोबैक्टीरिया के बारे में और यूबैक्टीरिया के बारे में, तो हम लोग गौर करते हैं कि आर्चियोबैक्टीरिया, है ना, तुम लोग को बहुत कुछ यूनिक लगेगा। जैसे पेप्टाइडोग्लाइकेन, सेल वॉल नॉट कंटेन पेप्टाइडोग्लाइकेन, सेल वॉल नॉट कंटेन पेप्टाइडोग्लाइकेन। इसमें पेप्टाइडोग्लाइकेन प्रेजेंट होता है, पेप्टाइडोग्लाइकेन प्रेजेंट होता है। दूसरा पॉइंट क्या है कि सर इसमें आपको मेम्ब्रेनस ब्रांच लिपिड होता है इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेनस ब्रांच लिपिड होता है, ब्रांच लिपिड होता है। और इसमें क्या होता है, नॉट, है ना, नॉट कंटेन, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं होता है। हाँ, अगर आप चाहे तो इसके वजह दैट्स वाई फ्लेक्सिबल, है ना, दैट इज फ्लेक्सिबल है ये, है ना, फ्लेक्सिबल होगा ये, और ये रिजिड होगा, और ये क्या होगा, आपको रिजिड दिखाई देगा जी। अब तीसरा पॉइंट क्या है कि इसमें हिस्टोन प्रोटीन होता है, हिस्टोन प्रोटीन होता है, और इसमें एब्सेंट होता है, ये भी बात नहीं होता है इसके पास, है ना, नॉट कंटेन, वही बात हुआ, नॉट कंटेन, नॉट कंटेन। और चौथा पॉइंट जो सबसे यूनिक है जी, वीवीआई स्टार है जी, ठीक है, मतलब जो सबसे जरूरी है जी, इसके पास 16.5 SRRNA मिलता है जी, SRRNA, ये S है ना, S वाले सीडबर्ग यूनिट याद आ रहा है ना। और इसके पास ऐसा नहीं होता है, इसके पास 16S RNA होता है जी, 16S, है ना, RNA होता है, 16S लिखे, ये RNA होता है। ये सबसे यूनिक पॉइंट है जी, समझ रहे हो क्या बोल रहे हैं, ये सबसे वीवीआई लाइन हुआ। ये सिर्फ फाउंड इन ओनली फाउंड इन यूकार्योटिक सेल, फाउंड इन, है ना, फाउंड इन यूकार्योटिक सेल, यू सेल एंड आपको आर्चियोबैक्टीरिया, ये आर्चियोबैक्टीरिया में पाया जाता है और यूकार्योटिक सेल में पाया जाता है। जबकि ये जो देख रहे हैं हम लोग, यहाँ पे सिर्फ बैक्टीरिया में पाया जाता है। अब तुम्हारे मन में इतना ख्याल नहीं आएगा कि भाई इतना जो अलग अलग खासियत दिखा रहे सर, तो आप आर्चियोबैक्टीरिया को इसके साथ क्यों रख दिए मोनेरा में? जैसे एक भाई है, दो भाई है, दोनों में अलग अलग फीचर है, एक आपको नॉर्थ पोल पे रहना चाहता है, एक साउथ पोल पे रहना चाहते हैं, तो दोनों को अलग कर दोगे ना जी, ठीक है। वही बात यहाँ पे भी है कि आर्चियोबैक्टीरिया इस बैक्टीरिया से बिल्कुल अलग है, यू का मतलब ट्रू बैक्टीरिया। नामे में तुमको लग रहा है भेदभाव है सर, है ना। आर्चियो माने प्रिमिटिव होता है, प्रिमिटिव बहुत पुराना, है ना, कल बताए थे उस दिन कि ओल्डेस्ट लिविंग फॉसिल्स में ये आता है जी, ठीक है। और ये क्या सर, आपको ट्रू बैक्टीरिया है। अब मुद्दा ये उठता है कि भले आर्य छिताकर ने दोनों को एक साथ मान लिया, आर्य छिताकर बोलता था कि नहीं, दोनों बैक्टीरिया क्या आपको एक ही खानदान से बिलोंग करता है, दैट इज मोनेरा। लेकिन बाद में एक नया साइंटिस्ट आया जिसका नाम क्या है, कार्ल वोज। कार्ल वोज बोला कि नहीं, ये सही नहीं है, आप आर्चियोबैक्टीरिया की खासियत को कंपेयर नहीं कर सकते किसके साथ, यूबैक्टीरिया के साथ। और कार्ल वोज ने कहा कि आर्चियोबैक्टीरिया मस्ट बी सेपरेटेड फ्रॉम द, है ना, यूबैक्टीरिया या मोनेरन, मोनेरा से अलग करना जरूरी है आर्चियोबैक्टीरिया को। तब उसने एक नया किंगडम में बना दिया, मोनेरा किंगडम को स्प्लिट किया, है ना, दे ब्रेक, है ना, ब्रेक किए, दे ब्रेक मोनेरा किंगडम। इन्होंने मोनेरा किंगडम को क्या किया, ब्रेक किया, है ना। और अब ब्रेक करने के बाद, है ना, उसको मोनेरा किंगडम को जब ब्रेक किया उसने, ब्रेक करने की मैं आपको बात, है ना, आपको 2 हिस्सों में बांटा, दे ब्रेक मोनेरा किंगडम, है ना, और इनटू 2 न्यू किंगडम, है ना, 2
into 2 न्यू किंगडम, 2 नए किंगडम में इसको तोड़ दिया जी, ठीक है, 2 न्यू किंगडम। और 2 नया किंगडम में जो तोड़ा ना, उसमें से पहला किंगडम का नाम दिया उन्होंने आर्चिया, आर्चिया एक नाम दिया, और दूसरा किंगडम का नाम दिया बैक्टीरिया। समझ में आ रहा है? ये सब नया नया क्वेश्चन है, ये सब फेवरेट है नीट का, और हम एनसीईआरटी ही पढ़ा रहे हैं, कोई एनसीईआरटी से बाहर ले गए हैं। पहला पेज जो सेकंड पेज पढ़ रहे थे ना, उसी में ये सब बात लिखा हुआ था जी, ठीक है। और हम आर्चिया और बैक्टीरिया। अब आर्चिया में तुम लोग समझ ही गए कौन सा आ गया, आर्चिया के अंदर का एग्जाम्पल कौन हो जाएगा, है ना, आपको आर्चिया का एग्जाम्पल हो जाएगा आपको ऑल आर्चियोबैक्टीरिया, ऑल आर्चियोबैक्टीरिया, आर्चियोबैक्टीरिया हुआ। और उसके बाद बैक्टीरिया के अंदर में कौन एग्जाम्पल हो जाएगा, बैक्टीरिया के अंदर में हो जाएगा सर आपको ऑल यू बैक्टीरिया, ऑल यू बैक्टीरिया, ये सब किस में आ जाएगा, तो बैक्टीरिया के अंदर में एग्जाम्पल हो जाएगा। अब बताइए टोटल कितना किंगडम हो गया, टोटल 6 किंगडम हो गया, है ना, अकॉर्डिंग टू कार्ल बोस, है ना, कार्ल बोस के अकॉर्डिंग 1991 में आया था ये, और इसके अकॉर्डिंग है ना टोटल 6 किंगडम है, टोटल 6 किंगडम हो गया, 6 किंगडम बना, 6 किंगडम बन के आया। और टोटल 6 किंगडम जो बना, उसमें से पहला किंगडम कौन था, पहला है आर्चिया, दूसरा है आपको बैक्टीरिया, तीसरा है आपको प्रोटिस्टा, चौथा क्या है सर आपको फंजाई, और फंजाई का दूसरा नाम क्या था जी, माइकोटा, याद रखना माइकोटा ज्यादा यूज होता है। पांचवा आपको प्लांटिया, और छठा कौन हो गया, एनिमेलिया, या एनिमल भी बुला सकते हैं, एनिमल किंगडम, एनिमेलिया। टोटल 6 किंगडम है जी, ठीक है। और 6 किंगडम में से किस किंगडम को तोड़ दिया गया, तो मोनेरा को तोड़ दिया गया है, किसमें, आर्चिया और बैक्टीरिया में। देखिए हम आपसे आज का पूछे ना, तो हमको ये मत सिखाना कि 5 को किंगडम है, तो गलत हो जाइएगा। आपको सीधे पूछे एट प्रेजेंट हाउ मेनी किंगडम एग्जिस्ट ऑन दिस अर्थ, तो मैं जब आपका 6 किंगडम एग्जिस्ट कर रहा है जी, ठीक है। और 6 में से, है ना, इसमें से आपको हम पूछे नाम बताना शुरू करो, तो आर्चियोबैक्टीरिया, बैक्टीरिया, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटिया, एनिमेलिया। हम बोले मजा नहीं आया, थोड़ा सा नया कुछ बोलते हैं, जैसे देखते हो ना कभी तुम लोग कोई फिल्म देखते हो तो कुछ नया डायलॉग बोलता है ना, मजा आ जाता है, ठीक है। वैसा ही बात यहाँ पे भी है कि कुछ नया तरीके से बोला जाए तो ज्यादा मजा आता है लोगों को सुनने में, ठीक है। तो काल बोझ को ही बोला गया कि भाई ये फिर वही 6 होगा, फिर 7 होगा, 8 होगा, कुछ नया तो बोलो, कुछ थोड़ा अच्छा लगे। तो उसने थोड़ा सा नया तरीके से बताया, उन्होंने 3 डोमेन ऑफ लाइफ कहा, 3 डोमेन ऑफ लाइफ, ढूंढना एनसीईआरटी में कहीं पे मिलेगा, है ना, 3 डोमेन ऑफ लाइफ, है ना, 3 डोमेन ऑफ लाइफ, उन्होंने एक नया नाम दिया 3 डोमेन ऑफ लाइफ। व्हाट इज 3 डोमेन ऑफ लाइफ, है ना, इन्होंने बताया क्या कि धरती पे 3 आपको मतलब कि डोमेन है। अब डोमेन क्या होता है, डोमेन मतलब सुपर किंगडम। याद कीजिए आपको जब हम क्लासिफिकेशन पढ़ाए थे तो सबसे नीचे था स्पेसीज, तब जीनस था, तब फैमिली था, फिर उसके बाद आपको ऑर्डर था, ऑर्डर के बाद आपको नहीं क्या था, क्लास था, क्लास के बाद आपको फाइलम, फाइलम के बाद किंगडम था। किंगडम से ऊपर बढ़ोगे ना तो उसको कहते हैं सुपर किंगडम, किंगडम का भी ऊपर तो सुपर, याद है हम नहीं कहते जस्ट ऊपर जाओ तो सुपर, जस्ट नीचे आओ तो सब, यहाँ पे सुपर किंगडम आया, सुपर किंगडम। और सुपर किंगडम को ही हम लोग क्या नाम देते हैं, डोमेन, उसी को हम लोग क्या नाम देते हैं, डोमेन के नाम से बुलाते हैं। वेबसाइट में नहीं डोमेन कहता है कि इतना मतलब अपना डोमेन शुरू कीजिए, उसी तरह से यहाँ भी है कि आपको 3 इस सबको मिला के, है ना, देखिए इस चारों को मिला के देखो, ये वाला ये वाला ये वाला और ये वाला, चारों क्योंकि यूकारियोट है, इस चारों को यूकारिया बुलाया गया, एक डोमेन हो गया यूकारिया, है ना, मतलब उसने कार्लबोज ने चारों को मिला दिया, है ना, चारों को मिला के क्या कहा, यूकारिया। लेकिन ये किंगडम नहीं है, ये सुपर किंगडम। हम जानते हैं तुमसे क्वेश्चन पूछेंगे, 4 को ऑप्शन दे देंगे, और 4 ऑप्शन देने के बाद पूछेंगे तुमसे कि भाई इसका किंगडम बताओ, इसका सुपर किंगडम बताओ। और ये जो दोनों नाम है ना, ये दोनों सुपर किंगडम है, मतलब डोमेन है, ये भी डोमेन है और ये भी डोमेन है, ठीक है। ये भी आपको क्या दिखाई देगा, डोमेन। इसका मतलब इसका किंगडम मोनेरा ही है, पर इसका डोमेन क्या हो गया, है ना, आपको नीचे आर्चिया हो गया, इसका क्या हो गया, बैक्टीरिया। दिमाग लग रहा है जी हम क्या बोलना चाह रहे हैं, मतलब इसका इंडिविजुअल नाम क्या होगा, मोनेरा ही कहेंगे, इसको भी मोनेरा ही कहेंगे। लेकिन अगर आपसे हम पूछे कि भाई इसका डोमेन बताओ, इसका डोमेन हो जाएगा आपको आर्चिया, और बैक्टीरिया का डोमेन हो जाएगा आपको, है ना, आपको देखिए बैक्टीरिया एक डोमेन हो जाएगा, समझ में आ रहा है। देखो इमेजिनेशन करो कि कितना डोमेन हो गया, टोटल 3 डोमेन हो गया। इस सब को मिला के, चारों को मिला करके क्या नाम दे रहे हैं हम लोग, चारों को मिला करके हम नाम दे रहे हैं, चारों को मिला के नाम दे रहे हैं यूकारिया,
यूकारिया। तो आपको कार्ल बोज ने कहा कि दुनिया में 6 किंगडम है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन डोमेन कितना है? तो डोमेन 3 ही है। 3 डोमेन का नाम बताइए तो 3 डोमेन का नाम, पहला नाम है आर्चिया, आर्चिया हो गया। एक हो गया सर आपको बैक्टीरिया हो गया, मतलब बैक्टीरिया। और एक डोमेन का नाम क्या हो गया सर आपको, है ना, आपको यूकारिया। यूकारिया में सबको उठा के ले आया, 4 किंगडम को उठा के एक साथ ले आया, 4 किंगडम को मिला करके एक आ गया इसमें। और ये इसमें एक किंगडम है और इसमें भी क्या है आपको एक किंगडम है जी। तो यहाँ पे सिनोनियम्स चलता है जी, आर्चिया बुलाइए या मोनेरा बुलाइए, बैक्टीरिया बुलाइए या मोनेरा बुलाइए। हम तुमसे पूछे 3 नाम दे दे, आप पूछे कौन इसमें से कौन डोमेन है, तो ये भी डोमेन है, ये भी डोमेन है, ये भी डोमेन है। चौथा ऑल ऑप्शन होगा, ऑल पे आपको टिक मारना है जी। समझ में आ रहा है जी? बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन गलत करवा सकता है नीट, इसलिए ध्यान देना आप लोग, है ना। तो आज हमने आपको पढ़ाया कि 6 किंगडम कैसे तैयार हुआ था। आर्चियोबैक्टीरिया में बहुत सारा यूनिक फीचर देखा गया जो बाकी बैक्टीरिया में नहीं पाया जा रहा था। इस हिसाब से कार्ल बोज ने 1991 में, है ना, उन्होंने 6 किंगडम को इंट्रोड्यूस कराया मार्केट में। 6 किंगडम थोड़ा सा यूनिक लगने के लिए उन्होंने डोमेन सब का इस्तेमाल किया था, और 3 डोमेन ऑफ लाइफ उन्होंने ही दिया था। तुमसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, विच साइंटिस्ट गिव 3 डोमेन ऑफ लाइफ, है ना, विच, है ना, आपको टैक्सोनोमिस्ट give 3 domain of life, 3 domain of life। किसने 3 डोमेन ऑफ लाइफ दिया? तो ऑप्शन में पहला ऑप्शन है आर्यचिताकर ने दिया था, दूसरा ऑप्शन देगा कार्ल बोज, तीसरा ऑप्शन देगा, है ना, वही कोपलैंड, चौथा ऑप्शन एनसीईआरटी बुक से अर्नेस्ट हकल, अर्नेस्ट मेयर ना, अर्नेस्ट मेयर। किसको टिक मारेंगे हम लोग? दूसरा वाला क्यों? फिर एक क्वेश्चन देगा क्या, विच वन इज डोमेन, ये हम बताएं भी, इसमें कंफ्यूज मत होना, विच वन इज डोमेन, विच ऑप्शन रिप्रेजेंट डोमेन, रिप्रेजेंट डोमेन, कौन आपको डोमेन को रिप्रेजेंट कर रहा है? पहला ऑप्शन है आर्चिया, दूसरा है बैक्टीरिया, तीसरा ऑप्शन है यूकारिया, चौथा ऑप्शन है ऑल। आपको किस पे टिक मारना है? ऑल पे टिक मारना है। उसी तरह से क्वेश्चन ये भी दे देगा, विच वन इज करेक्ट, आर्चियोबैक्टीरिया, आर्चियोबैक्टीरिया नॉट कंटेन आर्चियोबैक्टीरिया क्या नहीं रखता है? नॉट कंटेन आर्चियोबैक्टीरिया नॉट कंटेन पेप्टाइडोग्लाइकेन इन सेल वॉल। बात सही है ना? नॉट कंटेन पेप्टाइडोग्लाइकेन इन सेल वॉल, है ना, है कि नहीं जी? कि चला गया? उसके बाद आर्चियोबैक्टीरिया कंटेन मेम्ब्रेनस ब्रांच लिपिड इन पीएम। फिंगरटिप से क्वेश्चन बनाओ तो स्पेशल लिपिड क्या रहा है वहां पे, बात वही है। और तीसरा ऑप्शन है आर्चियोबैक्टीरिया कंटेन 16.5। राउंड फिगर में 16S भी बुला सकते हैं, लेकिन गलत हो जाएगा जब एकदम छिलका छुड़ा के क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो 16.5S RNA, है ना, इन 30S साइड ऑफ राइबोसोम, 30S साइड ऑफ राइबोसोम along histone protein। चौथा ऑप्शन क्या होगा? आंसर बताइए? ऑल। और हाँ, ऑल ही होगा, सही है, ऑल ही सही है, बेहतर ऑप्शन है। ये बात अब आर्चियोबैक्टीरिया पे समझ गए थे। आर्चियोबैक्टीरिया का आप हम लोग क्लासिफिकेशन देख रहे थे। आर्चियोबैक्टीरिया में देखो, कोई लड़की कहेगी सर हमको आर्चियोबैक्टीरिया असल में देखना है, तो अगर आपको कोई भी पर्पल कलर का बैक्टीरिया दिखाई देना, पर्पल कलर का, तो समझ जाना वो आर्चियोबैक्टीरिया है। अब पर्पल कलर का बैक्टीरिया कहाँ दिखाई देगा? तो आप कभी देखिए, कभी आपको यहाँ पे कभी रॉ रूट सब खोलता हुआ, मतलब
कैसे एग्जाम्पल सब दे, जैसे आपको कोई कीचड़ वगैरह सबको आप माइक्रोस्कोप से देखिएगा ना, तो उसमें आपको आर्चोबैक्टीरिया दिखाई देगा, सच एज मिथानोजेन नाम का बैक्टीरिया। मिथानोजेन नाम का बैक्टीरिया गाय के गोबर में मतलब डंग सब में ऐसे ही दिखाई देगा जी, ठीक है। लेकिन हम लोग पहले देखते हैं आर्चोबैक्टीरिया को, है ना। आर्चियोबैक्टीरिया अमूमन सबका कलर ब्लू ही होता है जी, ब्लू या रेड होता है ना। आपको आइदर आइदर ब्लू होगा, है ना, और रेड होगा। आपको लड़का इससे भी दिमाग लगा रहा होगा कि सर आप ब्लू रेड बोल के अपना बात तो निकाल रहे हैं, ठीक है। याद करो, तुम लोग पढ़े होगे ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव, ग्राम पॉजिटिव और, है ना, ग्राम नेगेटिव। अगर ब्लू है तो क्या होगा जी, पॉजिटिव, और रेड है तो क्या होगा, नेगेटिव। मतलब कोई भारी बात थोड़े है, ये नेचुरली भी ब्लू होता है। प्लस इसमें ग्लाइकोकैलिक्स नाम का जो केमिकल लेयर होता है, याद करो बैक्टीरिया तो भाई प्रोकार्योटिक सेल है तो ग्लाइकोकैलिक्स होगा ना। और तुम जान रहे हो कि ग्लाइकोकैलिक्स तुमको हर माहौल से बचा के रखता है, तो जरूर सब रखा होगा ना ग्लाइकोकैलिक्स। ग्लाइकोकैलिक्स रखा होगा तो वो कैसा दिखाई देगा, ब्लू कलर के ना। नहीं, कॉमन सेंस से लगाइए, है ना, कॉमन सेंस से यही होगा। बस कुछ हो सकते हैं रेड भी हो, मतलब और करके या सम करके, है ना, सम आर रेड। पर ऐसा इतना हार्ड नहीं करे, दूर तक है, तुम एनसीईआरटी ही समझना इसको। हम जो बोले अभी कि आर्चोबैक्टीरिया ब्लू है या रेड है, या आप कैसे समझ गए सर, या तो माइक्रोस्कोप से देखे होंगे हम, या नहीं तो तुमको हम बोल रहे हैं कि भाई कॉमन सेंस लगाओ कि आर्चोबैक्टीरिया हर माहौल में टिकता है, तो सारा एडवांटेज लेगा ना जो उसको चाहिए होगा। तो सर वो सारा एडवांटेज कैसे, ग्लाइकोकैलिक्स याद आ रहा है, ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव निकालने का तरीका। और ब्लू जो होता था तो क्या सेल वॉल होता था, ग्लाइकोकैलिक्स एब्सेंट होता था ना। और जिसमें आपको ये रेड होता था ग्लाइकोकैलिक्स प्रेजेंट होता, मतलब ज्यादातर केस में, है ना, ब्लू या रेड ही दिखता था इस सब में, ठीक है। फंसना नहीं, उल्टा नहीं बोल रहे हैं हम ना, ग्लाइकोकैलिक्स इसमें प्रेजेंट होगा, इसमें एब्सेंट होगा, ठीक है, गौर करना इसमें, ठीक है। और हम बता रहे थे कि आपको आर्चोबैक्टीरिया को रहने के आधार पे, हैबिटेट के आधार पे इसको 4 हिस्सों में बांटा गया है। हैबिटेट के आधार पे, है ना, हैबिटेट, है ना, दे आपको सेलेक्ट जिस तरह का हैबिटेट चुना है उस आधार पे आर्चोबैक्टीरिया 4 तरह का होता है जी, ठीक है। एक क्या था आपको याद कीजिए, थर्मोएसिडोफिलस, है ना, थर्मोएसिडोफिलस, थर्मोएसिडोफिलस। देखिए ये खानदान का नाम है, किसी बैक्टीरिया का नाम नहीं है, ये किसी खानदान का नाम है। जैसे आप देखते हो ना, कभी आप लोग देखे होंगे जावेद मंजिल, जावेद मंजिल तो क्या सबका नाम जावेद थोड़े होगा, ठीक है। वो तो पूरा उसके ग्रुप्स का नाम है ना। या हम लोग में देखिएगा ज्यादातर रहता है ना, आपको कौन निवास करके रहता है ना जी, ठीक है, फलाना निवास। जैसे मेरा घर भगत निवास है ना जी, तो भगत सबका नाम वह थोड़ा लास्ट में आएगा, लेकिन सब अलग अलग नाम का ना होगा। वही बात यहाँ पे भी है कि थर्मोएसिडोफिलस ये आपको ग्रुप्स का नाम है, इसके अंदर में एग्जाम्पल सब आएगा जो कि जानना है आपको थोड़ा बहुत। और दूसरा आपको है बेसोफिलस, बेसोफिलस। तीसरा हो गया आपको, है ना, इसमें आपको जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है हेलोफिलस, हेलोफिलस, है ना, ये नहीं दिया हुआ एनसीईआरटी में। और चौथा आपको मिथेनोजेन, मिथेनोजेन सबसे अच्छा बैक्टीरिया ये वाला है ना। और थर्मोएसिडोफिलस नाम में बहुत कुछ क्लियर है, जो थर्मल पावर को भी बर्दाश्त कर सकता है और एसिडिक इन्वायरमेंट को भी बर्दाश्त कर सकता है। कैन लीव, है ना, कैन लीव आपको इन, आपको लिखा आपको 80 to 100 डिग्री सेल्सियस, है ना, एंड आपको 2 pH, 2 pH पे भी रह के दिखा देता हो, और है ना 80 से 100 डिग्री सेल्सियस पे भी रह के दिखा देता हो। तो ऐसे को हम लोग क्या नाम देते हैं, थर्मोएसिडोफिलस के नाम से बुलाते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने इसका एग्जाम्पल भी दिया था आपको, या इसका एग्जाम्पल आपको 12th में काम आएगा। एक नाम है थर्मस एक्विटिकस, थर्मस एक्विटिकस, है ना, थर्मस एक्विटिकस, एक्विटिकस, है ना, एक्विटिकस एक बैक्टीरिया नाम है जिसको टैक कहते हैं, शॉर्टकट में टैक कहते हैं, TAQ, है ना, इसको टैक बोलते हैं जी, टैक, है ना, TAQ है। जो टी कैपिटल क्यों लिखे ये भी तुम लोग पूछेगा, याद करो। टी कैपिटल हम लोग लिखते हैं ना, जीनस नेम स्टार्ट विद कैपिटल लेटर और स्पेसिस एपिथेट नेम स्टार्ट विद स्मॉल लेटर, टैग के नाम से बुलाते हैं। तुमको ऐसे बहुत ज्यादा ध्यान दे रहे टैग पे, है ना। देखो इसका इस्तेमाल पीसीआर में होता है, अभी सुनते हो ना कोरोना का जांच के लिए आरटी-पीसीआर, तो पीसीआर आता है। पीसीआर एक मशीन है जिसमें इसका इस्तेमाल होता है, टैग का इस्तेमाल होता है, टैग नाम के बैक्टीरिया का इस्तेमाल होता है। क्यों होता है, कैसे होता है, 12th का इंतजार करना, बायोटेक्नोलॉजी में जब तुमको पढ़ाएंगे तो इसमें ये सब आ जाएगा जी, ठीक है। और बेसोफिलस जो देखते हैं, तो बेसोफिलस क्या रहता है ना, इन बेसिक आपको मीडियम में रहता है, इन बेसिक मीडियम में। ये कहाँ सर्वाइव करता है, आपको बेसिक मीडियम में, एज वेल एज, है ना, एज वेल एज, है ना, आपको, है ना, एज वेल एज, है ना, आपको लिखा आपको सबसे कम आपको लिखिए हाई प्रेशर पे, देखिए डीप ओशियन में, एज वेल एज इन डीप ओशियन। ये डीप ओशियन में भी आपको रह के दिखाता है जी, ठीक है। मतलब गहरे समुद्र में भी रह के दिखा देगा
और साथ साथ है ना आप करवा इलाका में, जैसे पीएच, 2 पीएच मतलब क्या एसिडिक हुआ ना, तुम लोग पढ़ना पीएच स्केल, तो जिसमें आप 7 से नीचे जाते हैं, आपको पढ़ाया है ना कभी पीएच स्केल, 7 देखना, एक पीएच स्केल आता है, 7 होगा तो न्यूट्रल पॉइंट कहते हैं उसको। जैसे पानी का पीएच क्या होता है, 7 होता है जी, ठीक है। और 7 से नीचे जाओगी तो इसको हम लोग यहाँ 0 से लेकर के 7 तक, या 7 से हल्का भी नीचे है तो उसको एसिडिक मानते हैं हम लोग, और 7 से आगे जाएंगे 14 तक तो इसको बेसिक मानते हैं जी, ठीक है। बस रटो कि सर पीएच कुछ बात होता है, जैसे आप स्केल नापते ना तो पीएच स्केल होता है ना। पीएच का फुल फॉर्म याद कीजिए, पावर ऑफ हाइड्रोजन पोटेंशियल, याद आ रहा है जी, पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन, है ना, या है ना आपको प्रोटोन आयन, है ना, पावर ऑफ प्रोटोन आयन, पी का फुल फॉर्म है ना पावर ऑफ प्रोटोन आयन, याद आ रहा है जी, पीएच स्केल। उसके बाद है ना ये आपको बेसिक मीडियम में रख के दिखा देता हूँ, और सबसे ज्यादा गहरे समुद्र में रहते हैं, इसको नाम क्या दिए, बेसोफिलस। बेसोफिलस का ही नेचर है कीमो ऑटोट्रॉप का, कीमो ऑटोट्रॉप। ये कीमो ऑटोट्रॉप होता है, मतलब सर ज्वालामुखी सब कल एक बार हम पढ़ाए थे आप लोगों को ना, आपको समुद्र है, समुद्र में 500 मीटर के बाद कोई लाइट नहीं आता है, 500 मीटर के बाद सनलाइट का एबिलिटी खत्म हो जाता है। अब इसके नीचे सनलाइट तो है रहता है, समुद्र की गहराई तो लगभग 11 किलोमीटर के आसपास का है। सर यहाँ पे फिर खाना पीना कैसे चलता होगा, तो समुद्र की गहराई में जो वेंट होता है, वेंट समझ रहे ना, ज्वालामुखी, इससे जो मैग्मा निकलता है, इस मैग्मा में जो हीट होता है, उस हीट को कौन पकड़ता है, यहाँ पे रहने वाला है ना आपको आर्चियोबैक्टीरिया। ये आर्चियोबैक्टीरिया इस हीट को पकड़ के ग्लूकोज में बदल लेता है, यानी ग्लूकोज मतलब एटीपी में ये चेंज कर लेता है सर, इससे अपने आप को जिंदा रखता है। इस बैक्टीरिया को जो खाएगा सर उसको भी वो भी जिंदा रहता है। दिमाग लग रहा है हम क्या समझाना चाह रहे हैं। तो आर्चियोबैक्टीरिया जो देखते हैं है ना, ये आपको कुछ कीमोहिटोट्रॉप भी होता है। बेसोफिलस का कलर बेसिक होगा, यानी ब्लू कलर का ये दिखाई देगा, और इसका रेड कलर का होगा जी, ठीक है। आपसे थर्मोसिडोफिलस पूछा जाए, ये भी ऐसा होगा, ये ऐसा, ये भी ब्लू कलर का होता है। हेलोफिलस भी ब्लू कलर का होता है ना। एसिड बेस दोनों जगह रख के दिखाई देता हूँ। देखो जब भी साल्ट का मतलब होता है ना साल्ट, तो एसिड और बेस जब मिल जाता है सर, एसिड प्लस बेस, इसको हम लोग क्या नाम देते हैं, साल्ट बोलते हैं। जैसे देखो याद करो तुम लोग, है ना, जैसे आप लोग कभी NaCl पढ़ती हो ना, NaCl कैसे बनता है सर, HCl लिया जाता है और NaOH लिया जाता है, इसको सोडियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं, इसको हम लोग हाइड्रोजन क्लोराइड बोलते हैं। देखो तो ये वाला और ये वाला दोनों पानी बन के निकल जाएगा, H और OH दोनों क्या हो जाएगा, वाटर बन जाए ना। देखो जब भी एसिड बेस रिएक्ट करता है ना तो साल्ट और प्लस वाटर बनता है। तो यहाँ देखिए ये दोनों बन गया, और ये NaO है और ये Cl है, तो ये NaCl यहाँ बना, इसको क्या कहेंगे, साल्ट कहेंगे ना, ठीक है। क्लियर हो रहा है हम क्या बोलना चाहे, तो वो सर समझ नहीं आ रहा आप क्या बताना चाह रहे हैं, ठीक है। तो देखिए तो हम बताना चाहेंगे बेस और ये दोनों टकराता है ना सर, ठीक है। तो अपना दोनों नहीं था, जैसे मान लीजिए कि जैसे माने दो दुश्मन था और दोनों दोस्ती करना चाह रहा है, तो अपना वो भी हथियार छोड़ता है और ये भी हथियार छोड़ता है, ठीक है। मतलब दो दोस्त हुआ ना, और दोनों दोस्त में आपको था साहब दोस्ती, मतलब दो दोस्त नहीं था, दोनों दुश्मन था, और दुश्मन जो था ना फिर बाद में जाके चलो दोस्ती करते हैं, वो बोला कि पहले तुम अपना हथियार गिराओ, तो वो भी कहता है अपना हथियार गिराओ, दोनों का ठीक है हथियार रख देते हैं, वो भी रख देते हैं, और दोनों आके गले मिल गया, ठीक है। और तीसरा आदमी मान लो कोई देख रहा है उसको, ये बा इतना खतरनाक आदमी था, है ना, अपना गन उन छोड़ छाड़ के गया गले मिलने के लिए, और उधर से वो भी गया, ये भी बहुत खतरनाक आदमी था, अपना पहुंच उहुच को छोड़ करके, मतलब जिससे जितना संपर्क था उसको छोड़ छाड़ करके अब इससे आया गले मिलने के लिए, ठीक है। मतलब सब आदमी जानते हैं दोनों खतरनाक आदमी है, ठीक है, पर आज गले मिल के रह रहा है, पर कल की डेट में फिर मारपीट होगा तो फिर दोनों अपना हथियार उठा लेगा। जैसे इसको लगेगा कि नहीं खतरा है, ये आदमी नहीं ठीक है, तुरंत जाएगा अपने बेस को बुला लेगा, ये आई जाएगा तुरंत अपना एसिड को बुला लेगा। इसका मतलब ये तो खतरनाक आदमी ना, अपना नेचर है ना छुड़ा, नहीं कहता कि मेरा घर से जानता है, नहीं कहेगा दोस्त कि पहले दोस्ती बना लिया फिर कहता देखता नहीं मेरा खानदान इतना रहा है उठा लेंगे कभी भी, है ना। मतलब अपना नेचर कभी धमकाता रहता है। वही बात यहाँ पे भी हुआ, समझाने में जो टाइम लगा हो, आप याद रखना कि हेलोफिलस का मतलब जो एसिड बेस दोनों में जिंदा रह सकता, उसी को हम लोग क्या नाम देते हैं, हेलोफिलस, जिसको नमक के जैसा कहते हैं, ठीक है। आप जो सोडियम क्लोराइड खाते हैं NaCl, है ना, जैसे घर में 1 चम्मच नमक खाई, तो आपके शरीर में जो पानी है ना उसको दोनों को चेंज करके या तो HCl बना लेगा, याद आ रहा है HCl कैसे स्टोमक में बनता है, और कहीं पे बेस की जरूरत पड़ता है, पेनक्रियाज में बेस की जरूरत पड़ती है, तो वहां या बाइल में जो लीवर में बेस का जरूरत पड़ता है वहां पे वो तैयार कर लेता है जी, ठीक है। तो ऐसा दोनों जगह पे चाहे एसिड हो चाहे बेस हो या कुछ भी हो, नमक हो, हर जगह टिक जाएगा सर कौन, हेलोफिलस। समझ आ रहा है हम क्या होना चाहे, तो हेलोफिलस हर जगह टिक के दिखा देगा एसिड में और बेस में जी। इसका एग्जाम्पल मेरे दिमाग में अभी नहीं चल रहा है, थोड़ा सा बुक देखेंगे तो हम बता देंगे इसका एग्जाम्पल। और मिथाइलोजन तो नाम में क्लियर है कुछ, है ना, रुक जाओ इसमें थोड़ा सा कट करके ज्वाइन करिएगा, तो एक बार कट करके ज्वाइन करना होगा, ज्वाइन कीजिएगा एक बार फिर से, हो कि नहीं।
डाइऑक्साइड को ना फ्यूल में चेंज कर देता है, CO2 को CH4 में चेंज कर देता है। इतना अच्छा बात हुआ सर, ठीक है। मतलब कार्बन डाइऑक्साइड को किस में चेंज करता है सर, मीथेन में चेंज करके दे देता है सर। ये एक बड़ी बहुत बढ़िया बात हुआ जी, ठीक है। और जितने भी सेल्यूलोज है सर, तो सेल्यूलोज को भी सर किस में कर देता है ना, इसको डाइजेस्ट करता है, डाइजेस्ट कर देता है। डाइजेस्ट मतलब याद कीजिए सिंगल सिंगल ग्लूकोज में तोड़ देगा। याद करो सेल्यूलोज 6000 ग्लूकोज से बना होता है, सबको एक एक बाय वन तोड़ दिया। और साथ ही साथ इस ग्लूकोज को तोड़ करके ना CH4 और CO2 भी बनाता है। और ज्यादातर CO2 80% CO2 किस में चेंज होता है सर, CH4 में चेंज हो जाता है, 20% रह जाता है जी, ठीक है। लग रहा है दिमाग क्या बोलना चाहे, फिर से सुनो। मिथेनोजन का डेफिनेशन अगर सोलर काम से मांगेगा ना, तो दैट माइक्रो ऑर्गेनिज्म हु कैन कन्वर्ट CO2 इनटू मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड को मीथेन में चेंज कर देता हो, ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम लोग क्या नाम देते हैं, है ना, आपको मिथेनोजन बोलते हैं। या आप ऐसे भी कह सकते हैं ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को चेंज कर देता हो सर, किसमें, आपको ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को चेंज करता हो किसमें सर, आपको, है ना, आपको CH4 में, मीथेन में, और CO2 में चेंज करता हो। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को क्या नाम देते हैं, मिथेनोजन। को लगा कैसा छिलका छुड़ाइए, तो मिथेनोजन नाम का जो बैक्टीरिया होता है वो सेल्यूलोज को डाइजेस्ट कर देता है सर, सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करता है। और सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करता है तो डाइजेस्ट का मतलब तो ग्लूकोज बनाना होता है, चले सही है, ग्लूकोज बनाया। अब फिर इस ग्लूकोज को तोड़ देगा सर किसमें, आपको मीथेन में और CO2 में तोड़ देगा सर। तो सर मीथेन या CO2, तो ज्यादातर CO2 बनाता है, और सर CO2 को फिर चेंज कर देता है किसमें, आपको, है ना, आपको मीथेन में। क्यों सर ऐसा क्यों कर रहे हैं, CO2 को हम लोग जलावन में नहीं यूज कर सकते हैं, पर मीथेन को जलावन में यूज कर सकते हैं जी, ठीक है। ये आपको मीथेन बनाने में मदद करता है। अब मीथेन का बनना एक तरह से समझो फ्यूल हो गया, एक तरह से फ्यूल बन रहा है ये, मतलब आप इसका इस्तेमाल जलावन के तौर पे कर सकते हैं। अच्छा गैस होता है जी, मीथेन बायोगैस में आता है, और इसका इस्तेमाल करके तुम बिना पॉल्यूशन किए, है ना, यूज कर सकते हैं जी, ठीक है। थोड़ा और समझते हैं जी, मिथेनोजन नाम के बैक्टीरिया को देखा जाए बढ़िया से। ये लास्ट टॉपिक होगा मिथेनोजन आर्चेबैक्टीरिया टॉपिक का। और मिथेनोजन के बारे में पहली बात क्या होगा सर, इसका डेफिनेशन बताइए आप कि मिथेनोजन का नाम मिथेनोजन ही क्यों पड़ा। उसके बाद, है ना, दूसरा होगा सर इसका एग्जाम्पल, ये तो खानदान का नाम हुआ ना, इसका एग्जाम्पल बताइए, हाउ दे वर्क, ये कैसे काम करता है। दूसरा हो जाएगा हाउ दे वर्क, ये वर्क कैसे करता है। और इसका साइड रोल क्या है, साइड रोल क्या है, और कमर्शियल रोल क्या है जी, ठीक है। कमर्शियल रोल क्या है सर, यानी कि बड़े पैमाने पे इसका क्या रोल हो सकता है ना, ये सब देखेंगे। तो देखो पहली बात, मिथेनोजन ऐसे ऑर्गेनिज्म जो मीथेन गैस प्रोड्यूस करते हो, दैट ऑर्गेनिज्म who produce मीथेन गैस एनएरोबिकली, बिना ऑक्सीजन का इस्तेमाल किए, है ना, मीथेन गैस प्रोड्यूस कर सकता हो। वो जो देखता है, वो एवेंजर देखा था, वो एवेंजर में जो वो क्या नाम था उसका, थाइनोस का जो ग्रह था, क्या नाम था उसका, थाइनोस के ग्रह का नाम जहां पे रहता था, थाइनोस के ग्रह का नाम क्या था, क्या था, टाइटन ना, हाँ टाइटन, है ना, टाइटन जो था, है ना, टाइटन। और एक जो ये जो रहता था, क्या नाम है, थॉर का ग्रह का नाम क्या था, एसगार्ड। हाँ देखो टाइटन ग्रह जो है ना, चंद्रमा, ये जो शनि है, सैटर्न है, तो सैटर्न का जो रिंग नहीं देखते, रिंग जैसा रहता है एक, तो उसी में एक ग्रह है ये टाइटन। टाइटन ग्रह ना पृथ्वी जितना बड़ा है, और टाइटन ग्रह पे ना मीथेन का समुंदर है, मीथेन का समुंदर, वहां पे मीथेन इतना ज्यादा पाया जा रहा है, ठीक है, कि अगर किसी तरीके से उस ग्रह पे पहुंच जाया जाए, मतलब उसका एटमॉस्फेयर भी है मीथेन गैस, और प्लस वहां पे उसका एटमॉस्फेयर है CO2 का, और मीथेन गैस का एटमॉस्फेयर, मीथेन का तालाब भी है, वहाँ जमीन भी है ना। तो मीथेन गैस वहां मिल रहा है, मतलब अपने सोलर सिस्टम में जो मीथेन, आपको मीथेन से भरपूर एक ग्रह है जिसका नाम है टाइटन। माना जाता है कि हम लोग का जो दूसरा जो अपने रहने का जगह, मतलब रहने का जगह क्यों माना जाता है आपको, नहीं कि टाइटन माना जाएगा, ठीक है, कि टाइटन पे हम लोग जाके बस सकते हैं कभी नियर फ्यूचर में। टाइटन यहाँ से बहुत दूर है, कम से कम 9 साल लग जाएगा रॉकेट से पहुंचने में। और पॉइंट ये है कि सर टाइटन एक ऐसा ग्रह है, ठीक है, जहाँ पे मीथेन बहुत ज्यादा मात्रा में पाया, वहां पे मीथेन का झील है, मतलब वहां पे 21 ठो झील है मीथेन का, सिर्फ मीथेन का तालाब है। इसका मतलब तुम लोग गौर करो, और सर वहां मीथेन है, इसका मतलब वहां पे कोई जरूर लिविंग ऑर्गेनिज्म होगा जो मीथेन प्रोड्यूस कर रहा होगा, या किसी न किसी प्रोसेस से वहां मीथेन तैयार हो रहा होगा, है ना। मतलब कुछ सबूत मिल रहा है कि भाई हो सकता है यहाँ पे कोई ना कोई लाइफ हो, या लाइफ के होने का चांसेस सब तलाश रहा है वहां पे। तो मीथेन समझिए
बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें लाइफ होने का संभावना है। आप बोर्ड पे भी देख रहे हैं कि कौन लाइफ प्रोड्यूस कर सकता है मीथेन पे, मतलब मीथेन बना सकता है मिथाइनोजन नाम का बैक्टीरिया, ये ऑर्गेनिज्म हु आपको प्रोड्यूस मीथेन गैस एनारोबिकली, बिना ऑक्सीजन के मीथेन बना सकता है। ऐसे बैक्टीरिया को मिथाइनोजन के नाम से बुलाते हैं जी, ठीक है। इसका एग्जांपल है मिथैलोट्रोपस, इसका एग्जांपल है मिथैलोट्रोपस, मिथैलोट्रोपस और मिथैलोकोकस, मिथैलोकोकस है ना, मिथैलोकोकस और कोकस और मिथैलोफिल्स है ना, मिथैलोफिल्स, बहुत सारा नाम है जी, मिथैलोफिल्स, सब मीथेन गैस बना रहा है, लेकिन थोड़ा थोड़ा अलग है भी है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अभी कैसे बनाता है, ठीक है, ये सेलुलोज को या अदर डिकम्पोजल है ना, अदर डिकम्पोजेबल सब्सटेंस जो तरने गलने लायक हो, डिकम्पोजेबल सब्सटेंस हो सर, ठीक है, उसको गला करके, जैसे तुम अपने घर से कचरा सब फेंकोगे ना, मान लो प्लास्टिक तो नहीं है गलेगा, लेकिन जो आपके घर में सब्जी का छिलका वगैरह हुआ, कपड़ा वगैरह सब हुआ जिसमें सेलुलोज पाया जाता है, हम लोग के कपड़ा में सेलुलोज पाया जाता है, तो उस सबको गला फैला करके वो क्या कर लेगा सर, मीथेन गैस बना लेगा जी, ठीक है। सेलुलोज या अदर डिकम्पोजेबल सब्सटेंस को ये ब्रेक करता है सर, किसमें, यही बात है, ब्रेक करता है एसिड प्लस ग्लूकोज में, एसिड प्लस ग्लूकोज। अब तुम लोग क्या एसिड में तो H प्लस होना चाहिए, भाई एसिड का अंदर यहाँ पे CO2 से है, समझ में आ रहा है क्या बोलना चाह रहे हैं, ये कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, ठीक है, और ग्लूकोज बनाता है। ग्लूकोज तो पता है सर सेल को मिल जाएगा और सेल इसे एनर्जेटिक फील करेगा जी, ठीक है। हार्ड लग रहा है क्या, समझा पा रहे, डिकम्पोजिशन मतलब सड़ाने गलाने की प्रक्रिया, ऑर्गेनिक को इनऑर्गेनिक में चेंज करना, या डाइजेशन भी कह सकते हैं, जब गाय के पेट में रहे तो डाइजेशन का थोड़ा सा हार्ड हो रहा होगा, नया शब्द लग रहा हो जो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं पढ़े हो तो थोड़ा सा, लेकिन ध्यान दो मेरे साथ कॉपरेट कीजिए, ये सर सेलुलोज को भी गला सकता है और भी चीजों को गला सकता है, ये कौन, मिथाइनोजन नाम का बैक्टीरिया सब, ये तीनों, और गलाने से क्या बनाएगा सर, ये एसिड बनाएगा प्लस सेलुलोज ग्लूकोज बनाएगा। एसिड में क्या खतरनाक एसिड H प्लस वाला नहीं, H प्लस वाला नहीं, ये CO2 वाला एसिड, ये भी एक एसिड ही है जी, रख लो, हम बता रहे हैं एसिड का जरूरी नहीं कि H प्लस हो, H प्लस हो तभी एसिड होगा, ये कोई जरूरी नहीं है, कहीं पे भी जरूरी नहीं है। आप लोग जब एसिड बेस पढ़िएगा ना बुक में, आपको 10th वाला लड़का को बोल रहे हैं, जो 10th पढ़ेगा तो उसमें एसिड बेस पढ़ना है, या आप 11th भी पढ़िए ना, तो आयनिक इक्विलिब्रियम चैप्टर है, वहां पे एसिड बेस सबका चर्चा किया हुआ है। तो एसिड का मतलब H प्लस होगा, उसी को एसिड नहीं करते हैं, बहुत सारा फीचर है आपको एसिड के लिए, ठीक है। और ये एसिड बनाता है और ग्लूकोज बनाता है, नो प्रॉब्लम, ग्लूकोज तो चला जाएगा सेल में, सेल को एनर्जी दे देगा, पर यहाँ एसिड जो हुआ सर ये तो दिक्कत करेगा। कहा जाता, आप तो कहते थे कि CO2 का बनना सेल के लिए बहुत हार्श कंडीशन होता है, तो तुरंत इसको चेंज कर लेगा सर शरीर, है ना, किसमें, यही मिथाइनोजन नाम का बैक्टीरिया, मिथाइनोजन नाम का बैक्टीरिया इसको चेंज कर लेगा सर, आपको मीथेन में चेंज कर लेगा जी, ठीक है, मतलब इसको तुरंत बदल लेता है, क्या 100% बदलता है, जरूरी नहीं है, 80% अगर CO2 बन रहा है तो सर उसको 34% सॉरी 60% में ये चेंज कर लेता है जी, मतलब 20% CO2 वैसे के वैसे रह जाए। तुम कहोगे सर इतना क्या हार्ड ले जा रहा है, सीधे बताइए ना क्या बनता है। देखिए जब आप सेलुलोज को तोड़िएगा ना, तो सेलुलोज के तोड़ने से, सेलुलोज के जब टूटता है सर, तो सेलुलोज के टूटने से क्या बनता है सर, आपको CH4 बनता है, CO2 बनता है और H2S बनता है, और क्या बनता है सर H प्लस बनता है या H2 बनता है, प्लस ग्लूकोज बनता ही है और प्लस एनर्जी तो बनता ही है, एनर्जी भी तो बनेगा ना, ग्लूकोज है तो एनर्जी तो बनेगा ही ना, ये तो हटाइए। और इस चारों को मिला के क्या कहते हैं, रट्टा मारिएगा आज के बाद, इस चारों को मिला के बायोगैस के नाम से बुलाते हैं जी। दिमाग लग रहा है क्या बोलना चाह रहे थे हम, मतलब इस चारों को जो मिलाइएगा, इस चारों को देखिए, हम आज के बाद तुम लोग से पूछेंगे इस चारों को मिला के क्या कहते हैं, तो चारों को मिला के बायोगैस के नाम से बुलाते हैं। बायोगैस बोलिएगा, गोबर गैस नहीं बोलेंगे, बायोगैस बोलेंगे जी, ठीक है। अब बायोगैस में किसका कितना कंट्रीब्यूशन होता है, 60% इसका कंट्रीब्यूशन होता है, 20% इसका कंट्रीब्यूशन होता है, बाकी रेस्ट बहुत कम है, ये सब का परसेंटेज में देखा जाए तो बहुत कम होता है जी, ठीक है। और बायोगैस में मीथेन सबसे ज्यादा पाया जाता है, यही फ्यूल के जैसा काम करता है जी, ये सब फ्यूल के जैसा काम नहीं करता है, ठीक है। जलाना चाहते हो कोई चीज को तो मीथेन चाहिए, मीथेन से जला सकते हैं कोई चीज को सर, ठीक है। हमको चलिए ठीक है, हमको बायोगैस समझ में आया, पर ये सब क्यों क्यों कहता है कि गाय के भैंस में बायोगैस, मतलब गाय के शरीर से जो, या कोई भी कैटल के शरीर से जो डंग निकलता है उसी से बायोगैस बनता है, कौन हमको समझाता है सर। ये जो कहते हैं कि ऐसी बात है, तो रोड पे भी बायोगैस बनता होगा सर, जो रोड पे जो डंग रिलीज कर देते हैं, ओपन में डंग रिलीज कर देता तो उससे नहीं। देखो हम आपको कुछ टर्म एंड कंडीशन बनाते हैं जिससे बायोगैस बनता है, बायोगैस ऐसे नहीं बन जाएगा, ठीक है। बायोगैस बनाने के लिए कुछ टर्म एंड कंडीशन चाहिए। देखिए मिथाइनोजन नाम का बैक्टीरिया है ना, मिट्टी में भी पाया जाता है ना, ऐसे भी हवा में भी पाया जा सकता है,
और साथ ही साथ क्या हुआ सर आपको, गाय के पेट के अंदर में भी पाया जा सकता है। गाय ही मतलब नहीं, मतलब रूमिनेंट एनिमल, रूमिनेंट एनिमल के है ना आपको शरीर में स्टमक में भी पाए जा सकते हैं जी। ठीक है, थोड़ा मिटा में अभी मिथाइनोजेन ही चल रहा है जी। ठीक है, 12th का बेस मजबूत हो जाएगा जी। जो यहाँ पढ़ेगा 12th का एक चैप्टर 10 है, वहां पे मिथाइनोजेन नाम का बैक्टीरिया का बहुत ही लिखा हुआ है, जो हम पढ़ा रहे ना, तो लड़का कहे सर चेक कर लेते हैं कहीं आगे तो नहीं लिखा हुआ है। तो 12th के एनसीईआरटी बुक में लिखा हुआ है, यहाँ पढ़ने से 12th के एनसीईआरटी का वो लाइन मजबूत हो जाएगा, वहां पे ज्यादा नहीं मेहनत करना पड़ेगा। तो हम पानी पी के आते हैं, बहुत पढ़ाते हैं। पानी पी के नाम के बैक्टीरिया के बारे में थोड़ा डिटेल बात कर रहे हैं। और मिथाइनोजेन नाम का जो बैक्टीरिया है ये फाउंड एवरीवेयर, फाउंड एवरीवेयर। भाई तो पहले बोल दिए थे कि ये तो है खतरनाक टाइप है। एवरीवेयर, एवरीवेयर मतलब कहने का मतलब क्या, हर जगह रहता तो है लेकिन हर जगह काम करे जरूरी नहीं। मोस्टली इन मार्सी एरिया, मोस्टली इन मार्सी एरिया जहाँ कीचड़ ज्यादा हो वहां ज्यादा देखने को मिलता है। और एंड आपको क्या लिखते हैं, एंड गट ऑफ रूमिनेंट एनिमल। रूमिनेंट का मतलब समझाया मैंने सब आदमी को, रूमिनेंट एनिमल। रूमिनेंट एनिमल किसे कहते हैं, ऐसे एनिमल जो खाना को तेजी से खा लेते हैं। जैसे गाय भैंस क्या देखो, उस सबके दिमाग में मानसिकता ये रहता है कि मालिक कभी खाना नहीं देगा तो क्या करेंगे, ठीक है, या कम खाना देगा क्या करेंगे, या डर लगा रहता है, जंगल में जो जानवर सा रहता है उसको डर लगा रहता है कहीं शेर आके खा गया तो क्या करेंगे, इसलिए जल्दी जल्दी खाना खा लेगा, पूरा खाना बिना चबाए निगल रहा है, हल्का सा ऐसे क्या चबाया निगल दिया। अब पेट में एक जगह होता है जिसका नाम है रूमेन, है ना, एक जगह देखिएगा जिसका नाम होता है स्टमक। गाय के पेट में होता है, हम लोग के पेट में नहीं होता है। गाय का जब स्टमक देखिएगा ना, उसके स्टमक में एक जगह होता है जिसका नाम है रूमेन, और रूमेन में खाना को जमा कर लेता है। यहाँ पे खाना को वो जमा कर लेगा। जब शाम में फुर्सत का टाइम मिलेगा तब देखना वो सारा खाना को बाहर निकालेगा और फिर चबाएगा और फिर उसको निकलेगा ताकि उसको फुल न्यूट्रिशन मिल सके। दिमाग लगा, ऐसे एनिमल को हम लोग क्या नाम देते हैं, रूमिनेंट एनिमल, हिंदी में जुगाली या पाग बोलते हैं इसको। और इस केस में क्या होता है, वो खाना पूरा खा लेता है सर, पेट भर लेगा और तब धीरे धीरे खाना निकाल, यहाँ पे अपना कम से कम 10 से 12 केजी तक खाना जमा करके रख सकता है। और फिर उसके बाद सबको धीरे धीरे करके बाहर निकालेगा, मतलब इधर से बाहर निकालेगा, ऊपर की ओर ले जाएगा स्टमक, स्टमक से बकल कैविटी, और फिर चबा के फिर इधर से ला करके इधर से गिराना शुरू कर देगा आगे की तरफ, और ऐसे चलता रहता है उन लोग के शरीर में। ठीक है, और ऐसे एनिमल को हम लोग क्या नाम देते हैं, रूमिनेंट एनिमल के नाम से बुलाते हैं। ठीक है, तुम कहोगे सर के ठीक है आपकी बात को मान लेते हैं, मान लेते सुबह में गाय को खाना दिए, गाय ने तेजी से खाना खाया, और शाम के टाइम में है ना सर गाय गया फुर्सत में, मतलब जब उसको लगता है कि आप कोई नहीं काट सकता या मार सकता है तब गया, मतलब 12 घंटा फुर्सत में, 12 घंटा या 10 घंटा के बाद फुर्सत में जाता है सर। तो सर इतना लंबा समय के बाद सर खाना तो स्टमक में एनर्जी तो नहीं देगा, एनर्जी कहाँ देता है, ड्यूडेनम में न जाकर के। कुछ लग रहा है दिमाग क्या बोलना चाह रहे हैं हम, मतलब सर यहीं पे स्टमक में तो खाना मतलब टूटा भी नहीं है, खाना तो बस वो निगलते गया है, खाना को डाइजेस्ट करने नहीं दिया गया। तुम कहोगे एसिड फेसिड का कोई असर नहीं, मतलब एसिड यहाँ पर है, समझ में आ रहा है, मतलब स्टमक में बस स्टोर हो रहा है जी, क्योंकि खाना अच्छे से नहीं चबाया गया है। पहले पढ़ रहे थे क्या बना चाहिए, मतलब तुम ठेठ भाषा समझो ना कि आपको बैंक आके पैसा दे दिया है घर पे, कहा कि आपका घर बहुत सुरक्षित रहेगा, यहाँ पे पैसा जमा करना, लेकिन आप पैसा यूज नहीं कर सकते, एक भी जरा पैसा यूज नहीं कर सकते। शाम में आएगा बैंक आदमी, यानी 4 साल बाद आएगा बैंक आदमी और ले जाएगा पैसा, और तुम डर से ना घर न छोड़ो, क्योंकि तुम घर छोड़ोगे तो घर का पैसा कोई लेके जा सकता है। तो अब तुम कहोगे सर हमको 4 साल तक हमको बैंक में पैसा रख दिया, कहा कि तिजोरी में जमा करके रखिए और रखवाली कीजिएगा, और आपको हम मतलब कि आपको हम देंगे भी नहीं, बाद में हम ले जाएंगे, तो तुम मरने जाओगे। 4 साल तक हम कैसे जिंदगी सर्वाइव करेंगे। तो तुम दिमाग लगाएगा ना कि भाई 4 साल तक बैंक हमको दे दिया कि पैसा रखिए आप, बाद में हम सोचेंगे क्या करना नहीं करना है। तो तुम सोचे ना जाके दूसरा बैंक वाले को कह देगा कि मेरे पास इतना पैसा है, इसका इंटरेस्ट दो, हमको अपना बिजनेस स्टार्ट करने दो। ठीक है, ऑनलाइन बिजनेस या कोई भी तरह का बिजनेस, मतलब एक दिखाने दोगे कि भाई इतना कैश है मेरे पास, इस हिसाब से तुम हमको बिजनेस का ऑफर, मैंने बिजनेस के लिए लोन दो, काम कर लेंगे। ठीक है, हम समझाना चाह रहे हैं, सुनिए। तो जब रूमेन में खाना रहता है ना, यहीं पे आर्चियो बैक्टीरिया आता है जिसका नाम है मिथाइनोजेन। आप जो खाना खा रहे हैं उस खाना में, जैसे गाय भैंस को जो खाना दे रहे हो, कहे थे ना अभी थोड़ी देर पहले कि आर्चियो बैक्टीरिया हर जगह पाया जाता है, और हर जगह पाया जाता है तो उसके खाना में भी तो आर्चियो बैक्टीरिया होगा, दिमाग लग रहा है। और जब आर्चियो बैक्टीरिया होगा तो सर यहाँ भी ना आर्चियो बैक्टीरिया आके रहेगा। और रूमेन का माहौल ऐसा होता है कि सर ये एनएरोबिक होता है, ये इलाका, इस इलाका में एक जरा भी ऑक्सीजन नहीं रहता, नो ऑक्सीजन। और जब ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो इसके लिए बल्ले बल्ले हो गया ना मिथाइनोजेन के लिए,
मिथानोजन क्या करता है कि यहाँ पे खाना जो जमा है 4 घंटा 5 घंटा 10 घंटा जितना देर के लिए खाना जमा है उसको तोड़ना शुरू कर देता है। और तोड़ने से सर क्या होता है ना जी, यहाँ पे आपको क्या बनेगा, मीथेन गैस सब बनना शुरू हो जाता है जी। ठीक है, मीथेन गैस सब कहाँ बनना शुरू हो जाएगा, है ना, रूमेन में। रूमेन का कमाल देखिए सर। ठीक है, मतलब जो मिथानोजन नाम का बैक्टीरिया उसके खाने के जरिए आया होगा, आया ही होगा। ये तुम भी कहोगे सर, तुम लोग कहोगे सर क्या हम लोग के खाने में भी मिथानोजन नाम का बैक्टीरिया, हाँ जी होगा, और हम लोग के जरिए भी हमारे बॉडी में जाता है। तो तुम कहोगे सर हमारे अंदर में बायोगैस बनेगा, नहीं आपके अंदर बायोगैस नहीं बन सकता है। क्यों नहीं बन सकता, क्योंकि हमारे बॉडी में पूरा एरोबिक इलाका है, सब जगह ऑक्सीजन रहता है, और जहां जहां ऑक्सीजन रहेगा वहां पे तुमको खाना, मतलब वहां पे तुमको कभी भी मिथानोजन काम नहीं करेगा। ऐसा रहता था सर, गाय जो गोबर रिलीज करती है और गोबर में भी मिथानोजन नाम का बैक्टीरिया होगा, तो हवा में न रहता है जी। ठीक है, इस एटमोस्फेयर में ऑक्सीजन रहेगा तो सर वो मिथानोजन ना काम करेगा। कॉमन सेंस लग रहा है क्या बोलना चाह रहे हैं हम, सूख जाएगा पानी उसका, सूख जाएगा फिर पाउडर जैसा बन जाएगा, लेकिन उसमें मीथेन गैस नहीं निकलेगा। लेकिन उसी को उठा के पेप्सी के बोतल में रख के पूरा सील कर दो, देखना 4 दिन बाद मीथेन गैस बनना शुरू हो जाएगा उसमें, है ना। जा रहा है कुछ बात क्या समझाना चाह रहे हैं हम, तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि मिथानोजन नाम का जो बैक्टीरिया होता है ये गाय के पेट के रूमेन में रहता है, और जैसे रूमेन में जाता है तो वहां पे वो एक्टिव हो जाता है। क्यों, क्योंकि वो इलाका पूरा एनारोबिक होता है। असर भले ही आपको खाया है 10 kg तक, यहाँ पे 10 kg खाना खाया, 10 kg में भले 10 kg ना पचे, पर 8 kg या 2 kg तो जरूर पचा देगा ये। 2 kg हम सब जानते हैं गाय क्या खाती है, घास फूस ना। घास फूस में क्या होता है, सेलुलोज ना, सेलुलोज को तोड़ देता है सर ये, सेलुलोज को तोड़ करके एनर्जी बना देता है। कुछ जा रहा है बात में, देखो नया लड़का सबको ये यही बात अच्छा अजीब लग रहा है, गाय के पेट में सर क्या, पेट का एक हिस्सा का नाम हम बता रहे, इसका नाम रूमेन है, और उसी रूमेन में सर आपको मीथेन गैस सब बनता है। एक लड़की क्वेश्चन पूछ रही थी ना कि सर उसको कोई नुकसान नहीं होगा, कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि गैस है, गैस आपको मुंह के रास्ते से बाहर निकल जाएगा। यहाँ पे स्टोमक का एक इलाका देख रहे हैं जिसका नाम क्या रख रहे हैं हम लोग, रूमेन, है ना। आपसे हम पूछेंगे क्या हम लोग के पेट में रूमेन पाया जाता, नहीं, हम लोग में रूमेन नहीं होता है जी। ठीक है, ये सिर्फ आपको रूमिनेंट एनिमल में देखने को मिलता है रूमेन। और रूमिनेंट एनिमल में जब देखते हैं सर, यहाँ पे क्या देखते हैं हम लोग, आपको क्या रखा हुआ है, घास फूस खाया हुआ है रखा हुआ है जी। ठीक है, सेलुलोज नाम का है ना यहाँ पे रखा हुआ है सर, क्या, तो सर बैक्टीरिया सेलुलोज यहाँ रखा हुआ है, और इसको तोड़ने के लिए सर एम फॉर मिथानोजन नाम का बैक्टीरिया रखा हुआ है सर। और मिथानोजन का एक ही टर्म एंड कंडीशन है, नखरा है, वो नखरा दिखा रहा है कि भाई हम तभी तोड़ेंगे जब हमको एनारोबिक हो। अनफॉर्चुनेटली रूमेन कैसा इलाका है, अनएरोबिक इलाका है, एनारोबिक साइट है सर, एनारोबिक साइट है फॉर आपको लिखा आपको वर्क के लिए जी। ठीक है, पल्ले पर आ क्या बोला था, ये सिर्फ एनारोबिक हिस्सा है जहां पे सर ये क्या करता है सर, आपको काम करता है जी। ठीक है, दिमाग लगा रहा है हम क्या बोलना चाह रहे हैं। और नेक्स्ट कर रहे थे क्या कि सर इस तोड़ने फोड़ने के दौरान क्या बनेगा, याद कीजिए आप आपको बताए थे, यहाँ लिखे थे ना रिएक्शन में, एक तो मीथेन गैस बनेगा, है ना। मीथेन गैस को ही हम लोग क्या नाम दिए थे, बायोगैस के नाम से लाए थे, बायोगैस बनेगा, और प्लस क्या बनेगा सर, आपको ग्लूकोज बनेगा। चलिए गाय को तो बल्ले बल्ले हो गया ना, पेट में ही ग्लूकोज बना लिया, है ना, बिना किसी आपको रिएक्शन से, है ना, मतलब मैंने बिना किसी ज्यादा एफर्ट के, बैक्टीरिया एफर्ट लगा रहा है, कोई एफर्ट नहीं, बस इतना ही किया कि एनारोबिक कंडीशन बना के दिया। लेकिन तुम भी जानता है कि सर 100% तो नहीं तोड़ेगा, है ना। यहाँ पे अगर 10 kg है सेलुलोज है तो उसमें से 8 kg का चलिए शॉर्ट आउट तो हो गया, लेकिन 2 kg अभी भी बाकी है। तुम लोग कहोगे सर आगे भी कहीं मिल जाए एनारोबिक कंडीशन, नहीं, आगे कुछ खास एनारोबिक कंडीशन नहीं मिलता है, थोड़ा बहुत सीकम में मिलता है, सीकम में लार्ज इंटेस्टाइन में मिलता है सर, फिर भी बहुत कुछ बच जाता है। मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं कि गाय अगर 10 kg खाना खाइए ना, उसमें से 1.5 kg तक बच जाता है सेलुलोज, 1 kg मान लेते हैं, 1 kg तक बच जाता है, 1 से 1.5 kg सेलुलोज रिमेन रह जाता है, मतलब अनटचेबल रह गया। चलो भाई ट्रैक भी तो मिलना चाहिए ना। अब देखो यहाँ की जो गाय सब होगी, जब पालतू गाय सब होगी तो जितना खाना खाती होगी उतना है, मतलब उसका कुछ परसेंट तो गोबर के फॉर्म में बाहर निकल जाता है ना, मतलब सेलुलोज इन डंग, ये कहाँ आ जाएगा, डंग में। जा रहा है जी बात समझ, किसी को नहीं आए समझ में बोलिएगा। हम जो समझाना चाह रहे हैं वो कि मिथाइनोजन नाम का बैक्टीरिया हर जगह पाया जाता है, ज्यादातर कीचड़ में पाया जाता है, और रूमिनेंट एनिमल के गट में पाया जाता है सर। यहाँ पे सिम्बायोटिक है सर, सिम्बायोटिक मतलब एक दूसरे को फायदा पहुंचा रहा है। कैसे फायदा पहुंचा रहा है, गाय भैंस इसको रख करके इसको एनारोबिक कंडीशन दे रहा है ताकि मिथाइनोजन नाम का बैक्टीरिया अपने आप को ताकतवर महसूस करे। और मिथाइनोजन नाम का जो बैक्टीरिया है वो कह रहा है चलो भाई बदले में हम तुमको एनर्जी बना के देते हैं, ग्लूकोज बना के देते हैं, और बायोगैस। तुम लोग कहोगे सर बायोगैस से मर नहीं जाएगा गाय भैंस, ठीक है, नहीं मरेगा जी, जो भी बनना है वो मुंह के रास्ते से बाहर निकले या रेस्पिरेटरी ट्रैक से बाहर निकले। गैस है तो गैस मुंह के रास्ते से नहीं, ढकार जैसे लेते हैं ना हम लोग, तो उससे बाहर निकल जाता है, थोड़ा बहुत ही निकले, मतलब उतना दिक्कत नहीं है। और
मैक्सिमम सेल्यूलोज क्या होता है सर, उसका बाहर भी निकल जाता है, ठीक है। मतलब ज्यादातर सेल्यूलोज जो देखते हैं है ना, वो उसके शरीर से बाहर भी निकलता है सर। और जब जो सेल्यूलोज जो बाहर निकलता है सर, ठीक है, तो उसके साथ कुछ बैक्टीरिया भी तो बाहर निकल जाएगा ना, मिथाइनोजन, क्योंकि डाइजेस्टिव ट्रैक है ना, डाइजेस्टिव ट्रैक है तो सर ये जब आगे भागेगा तो सर मिथाइनोजन नाम का बैक्टीरिया भी तो आगे भागेगा, और दोनों बाहर आ गया। बाहर किस फॉर्म में आया, डंग के फॉर्म में बाहर आया। और जैसे बाहर आया तो मिथाइनोजन इनएक्टिव हो जाएगा। क्यों भाई, क्यों इनएक्टिव हो गया? क्योंकि सर इसको माहौल नहीं मिल रहा है वो वाला, मतलब जो माहौल चाहिए होगा वो माहौल इसको नहीं मिलेगा, क्योंकि हवा में है ना, एयर में आ गया ना। तो सर आप ये जो बाहर में आया जो डंग रिलीज किया, तो साइंटिस्ट सब क्या करता है, इस डंग को है ना एक ऐसे बोतल में रखता है जो बंद हो, पूरी तरह से सील्ड हो जाए। और जैसे सील्ड हुआ मिथाइनोजन एक्टिव हो गया। मिथाइनोजन जैसे एक्टिव होगा ये डंग को क्या कर देगा, ब्रेक कर देगा जी। और डंग को जो ब्रेक करेगा इससे क्या होगा, बायोगैस बनना शुरू हो जाएगा जी, ठीक है। और ये बायोगैस का इस्तेमाल आप लोग इसको एक पाइप के जरिए बाहर निकालिए, इसका इस्तेमाल अपने यूज के लिए, जैसा यूज करने के लिए होगा। जिसमें हम लोग क्या गैस चूल्हा में भी बर्नर के तौर पे यूज कर सकते हैं, या इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में भी यूज कर सकते हैं, है ना। इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना बहुत आसान है जी। एक ने जनरेटर देखते हो, जनरेटर में ले आएगा किसके साथ, देखो यहाँ पे लिख रहे हैं, यहाँ पे एक डब्बा लिए है ना। गांव में देखिए, गांव में गोबर सब, गाय का गोबर मिलना आसान हो जाता है, ठीक है। और गाय की गोबर सबको हम लोग यहाँ रखते हैं, ठीक है, इसमें। और यहाँ शहर में भी मिल जाएगा, शहर में बहुत से स्टूडेंट के माथा में गोबर होता है, ठीक है। देखना तुम लोग के माथा में गोबर होगा, है ना, उस सबको निकाल करके भी यूज कर सकते हो, है ना जी। साइफा साइफा ना जी, ठीक है। साइफा तो नहीं ये देख रही होगी वीडियो, हमको जहां तक लगता है ना। ज्यादा कमेंट नहीं, या तो नारी शक्ति जिंदाबाद हो जाएगा। अभी ऑनलाइन क्लास है, यहाँ पे कोई कट पेस्ट करके डाल देगा तो वो भी दिक्कत है, उड़ा देगा सब हमको। तो देखिए, तो एक डंग जो है ना, ठीक है, इसमें यहाँ डंग जो देखते हैं, तो इसमें डंग में रखा, इसको एक पैक कर दिया पूरा, पैक करके कैप लगा दिया इस पे। इसमें मौजूद मिथाइनोजन नाम का बैक्टीरिया ये क्या करेगा सर, इसको तोड़ेगा। तोड़ने से सर क्या होगा, गैस सब बनेगा, CO2, मीथेन, है ना, H2 और H2S, ये सब बनेगा। ये सब बायोगैस था। ये सब क्या बाहर निकलना चाहेगा, तो सब देखेगा किसान की अच्छा खासा बन गया, तो इसको है ना बाहर निकाल देगा एक पाइप के रास्ते। और जो देखना है, जो जनरेटर नहीं चलता है, जनरेटर जो देखते हैं उसमें जो तेल का टंकी होता है, उसमें हम लोग देखे मेरे गांव में ऐसा है। और तेल की टंकी में थोड़ा बहुत केरोसिन रहता है, और साथ साथ क्या इधर से बायोगैस जुड़ा रहता है जी। और जुड़ा रहेगा तो 12 घंटा बिजली देता है। मतलब जब जोड़ दीजिएगा इलेक्ट्रिसिटी लाइन से, 12 घंटा तक बिजली देता है। मतलब एक दिन का लगाइए बायोगैस प्लांट, तो एक दिन में 12 आपको नहीं कि घंटा या 13 घंटा तक चलता रहेगा। अगले दिन फिर चलता रहेगा शाम से, मतलब 12 घंटा रेस्ट, 12 घंटा बिजली चलाए। मतलब फायदा ही फायदा है जी, ठीक है। पॉल्यूशन बिल्कुल नहीं इसमें। एग्जॉस्ट पाइप में धुआं बहुत कम देता है, ठीक है, पूरा जलता है। पूरा जलने से CO2 ही सिर्फ बाहर निकलता है, तो हल्का सा केरोसिन भी देना पड़ता है, तब ये काम करेगा ये, ठीक है। कुछ बोलना चाहते हो कोई? सर एक घंटा इलेक्ट्रिसिटी के लिए कितना देना पड़ेगा, कितना किलो मतलब डालना पड़ेगा उसको? हम जहाँ तक देखे, जब जो एक मेरा जो मामा लगेगा ना, ठीक है, तो वो क्या कहता है, पेप्सी के बोतल में रख करके, और पेप्सी में बोतल में यानी कि नहीं गोबर रख करके, 1-2 दिन का सूखा हुआ गोबर था, कोई गीला नहीं था, माट नहीं रहा था कुछ भी, तो उसको रख के दिया था। ये उस बोतल में ऐसे नहीं, एक पेप्सी का 2 लीटर का बोतल होता है ना, उसको ऐसे रखे हुआ था, और इसमें जो आपको जो छेद करके इसमें ऐसा तार घुसा दिया था, और उस तार को जोड़ दिया था एक बैटरी से, डिस्चार्ज बैटरी से नहीं होता, एक सूखा वाला जो ड्राई बैटरी होता है, उससे जोड़ दिया था। और जोड़ दिया के बाद है ना, अब उस जमाने में, आज से हम 5-7 साल पहले की बात कर रहे हैं, इवन प्रोजेक्ट में भी देखे थे, लड़का सब ने स्कूल में साइंस प्रोजेक्ट बनाता, वो भी यही किया था। ऐसे जोड़ के ना 0 वाट का बल्ब जलाया था। 0 वाट उस जमाने में आपको LED बल्ब नहीं मिलता था, और 0 वाट का बल्ब का कैपेसिटी 50 आपको वाट होता है, मतलब 50 वाट का। अभी जो देखते हो आप LED बल्ब सब खरीदोगे 7 से 10 वाट का होता है ना, या 14 वाट का होता है ना जी, इस हिसाब से जोड़ लो। 50 वाट का बल्ब रात भर जलाया वो, इस हिसाब से जोड़ लो कि अगर हमको 5 बल्ब तो ऐसे ही जल जाएगा तुमको रात भर के लिए, ठीक है। कितना 2 kg में किलो हो रहा है, क्या समझाया अभी? करके देखना है, प्रैक्टिकल करना है, यूट्यूब पे देख के तब प्रैक्टिकल कर लेना इसका। फिर से बोले, हेलो हेलो, फिर से बोले। नो सर नो। हो गया ना, ठीक। तो बायोगैस का ऐसे इस्तेमाल होता है। अब देखिए, चूंकि आप बायोगैस को निकाले कहाँ से, डंग से निकाले ना, इसलिए इसको दूसरा कॉमन सेंस वाला नाम दे दिया गोबर गैस। लेकिन तुम लोग पहले गोबर गैस नहीं बोलोगे, तुम लोग कहोगे कॉमनली कॉल गोबर गैस, पहले नाम दोगे बायोगैस, अब तब लिखोगे कॉमनली, या ब्रैकेट में मार दोगे गोबर गैस। ये गोबर गैस आर्टिफिशियल कमर्शियल हुआ ना, कमर्शियल लेवल पे ना सोचे। नहीं तो सर शरीर में क्या बन रहा था, शरीर में बायोगैस बन रहा था,
यही बात तुम लोग कभी देखोगे, कोई बंद गुफा सब है जहाँ हवा कम पहुंच रहा है, जैसे कोई ट्रेंच है यानी कि समुद्र के अंदर में गुफा है, या कोई मतलब कोई जगह ऐसा है जहाँ पे ऑक्सीजन कम मिल रहा है, तो वहाँ अल्टीमेटली बायोगैस बनेगा। कीचड़ में भी यही होता है ना? क्या हुआ? एक मिनट रुक जाओ। तो देखते ये, और मान लो ये डंग कीचड़ मार्स एरिया हुआ, मार्स क्या करता है सर, ऊपर का ऑक्सीजन को अंदर नहीं जाने देगा। इसका मतलब इसके अंदर में जो मरेगा सर, तो उसका क्या होगा, बायोगैस बनेगा ना। लग रहा है दिमाग क्या होना चाहिए, पूरा समझा दीजिए बायोगैस के बारे में। और याद कीजिए हम लोग मिथाइलोफिलस का कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, 2 बार पढ़ाए थे। एक बार याद कीजिए, इसका प्रोटीन बनता था, याद आ रहा है जी, प्रोटीन 25 टन प्रोटीन बना के देता था ये, 25 टन मिथाइलोट्रोपस का या मिथाइलोफिलस का। और एक मिथाइलोकोकस जो भी दिखाए, वो कार्बन डाइऑक्साइड को भी किसमें बदल सकता है, मीथेन में चेंज कर सकता है जी, ठीक है। एंड बायोगैस को भी बना सकता है, मतलब हर मामले में ये बहुत बढ़िया है सर, ठीक है। कौन? आपको मिथेनोजेन। और एनसीईआरटी बुक में पढ़ लीजिएगा, हम लोग रीडिंग दे देंगे, है ना आपको। ये वाला रात को 8 बजे से फ्री हो, 8 बजे में 10th पढ़ा देंगे आज। 8 बजे में 10th पढ़ा देंगे आज रात को। ये पूरा पैराग्राफ पढ़ा दिए जी, मीथेन, बायोगैस, गोबर गैस, ये सब पढ़ा दिए। कटल रूमिनेंट एनिमल, ये सब पढ़ा दिए हम लोग। एक बार पढ़ देंगे आज रात को, मतलब कल सुबह में जब मिलेंगे, टाइमिंग फिर से डिसाइड कर देंगे कैसा क्या रहेगा कल से, ठीक है। आज रात को 8 बजे मिलते हैं 10th के लिए। रहने दो यहीं तक। सर कल कितने बजे से पढ़ाई?